गुड इवनिंग। कैसे हैं जनाब? कैसे हो भाइयों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मस्त। बढ़िया। मैं बढ़िया यार। आप बताएं कैसे हैं आप? रनिंग कर रहे हो? 2 मिनट और लगेगा। तो वेट करें तुम्हारा हर्ष हम लोग, या शुरू कर दे? ओके, मेरी आवाज क्लियर है ना? एक बार बता दो यार प्लीज। सुबह से क्या कुछ पढ़ाई किया है आप लोगों ने? फुल मार्क वन किया क्या आपने? कितने मार्क्स आए आपके? सर मैं मोस्टली रिकॉर्डिंग देखता हूँ, पहली बार लाइव आया हूँ। चलेगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। शिवम, किस कंट्री से क्या लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में याद नहीं होता? दिव्या जी बार बार रीड ही कर सकते हैं यार उसको तो। और क्या कर सकते हैं? 187 बन रहे थे फुल मार्क में, 164 है। गुड यार। 191। ओके। दीपक थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हैं यार, कम है ये। ओके। आज कॉलेज में इंटरव्यू था, 200 आए, बढ़िया। 182, 158 एक तक कम है थोड़े। 140 विदाउट मैथ। ये क्या होता है विदाउट मैथ? इतना पढ़ने के बाद 3 महीने के बाद अब विदाउट मैथ आप लिखते हो? पूरा अटेम्प्ट किया करो। हम्म। बस 1 मिनट, उसके बाद हम करते हैं शुरू। प्लेसमेंट मिल गई टाटा कंपनी में, बधाई हो यार, बढ़िया। तो ज्वाइन कर रहे हो आप? दिल में जो है ना, समझ कितना बेसबब है चाहता है कितना तुझे। चलो ग्रेट। टॉप 200 मैथ क्वेश्चन से कवर हो जाएगा ना? अक्षत कुछ नहीं पढ़ा तो हाँ बिल्कुल हेल्प हो जाएगी यार, ठीक है। बिल्कुल बरारसा की क्लास कर सकते हो यार, ठीक है, जो हम करेंगे ऑन यूट्यूब। टॉपिक वाइज वेटेज ऐसा नहीं होता शादवी जी हमारे यहाँ पर। सब्जेक्ट वाइज होता है, टॉपिक वाइज वेटेज नहीं है। ठीक है। चलो अब शांत एकदम, ठीक है। करते हैं शुरू। सो पॉलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड पॉलिटी से आपके 2 से 3 सवाल आपको मिलते हैं, ज्यादा नहीं आते। राइट, लेकिन मान के चलो जो ट्रेंड रहा है हमारा, वो 2 से 3 सवाल रहा है। अब एजेंसी चेंज हो रही है, हो सकता है एक भी सवाल ना आए, या हो सकता है 4-5 सवाल आ जाए, ठीक है। तो स्टिल हमें पढ़ना है। सो पॉलिटी के क्वेश्चंस अगेन स्टैटिक होंगे। पॉलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी जो देश में सरकारें हैं, या देश में जो भी हमारा गवर्नेंस का मॉडल है वो कैसा है, राइट। उसके बारे में दोस्तों हमें पढ़ाई करनी होती है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आराम से, ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं पॉलिटी में जिसके ऊपर सवाल लगातार बनते रहें। सो मेरे हिसाब से 2 क्लास लगेगी। आज पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही है? आ तो रही है यार वॉइस। रिएक्शन ऑफ तो कर दिया, ठीक है। चलो ठीक है। सो पॉलिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। उसके पहले मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं। मैं थोड़ा बहुत रिलेट भी करूंगा जहां जहां स्पेस मिलेगा मुझे, ठीक है। पहली चीज ध्यान रखना, हमारा एक आर्टिकल है 368, राइट। जैसे आपके पास कुछ रूल होते हैं, आप कहीं पर जाते हो, हर जगह कुछ अलग अलग रूल होते हैं। आप घर में रहते हो, कुछ अलग आपके रूल होंगे कि घर में आप क्या चीज कर सकते हो, क्या चीज नहीं कर सकते, राइट। ऐसे ही दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का रूल बुक होता है जो ये बताता है कि क्या चीज हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती। ओके। वो सारी बातें मेंशन होती हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कभी भी अमेंडमेंट करना होता है, तो ये चीज, ये प्रोसेस आपका मेंशन होता है अंडर आर्टिकल 368। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो एक सवाल आता है कि हमारे कौन से अमेंडमेंट में, सॉरी, कौन से आपके आर्टिकल में मेंशन होता है
अमेंडमेंट का प्रोसेस, तो ये मेंशन है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 कहता है कि अगर आप चाहें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशन कर सकते हो कोई भी चीज, अगर आप चाहें तो आप इसमें वेरिएशन कर सकते हो, यानी जो चीज ऑलरेडी लिखी है उसमें आप चाहें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, सो वेरिएशन कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें दोस्त तो आप रिपील कर सकते हो, जो आपकी एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको आप खत्म कर सकते हो। तो आप तीन तरीके से चेंजेस करते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये सारी बातें मेंशन है आर्टिकल 368 में। आप एडिशन कर सकते हैं, आप वेरिएशन कर सकते हैं, या फिर आप रिपील कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं हमारे, ठीक है, और ये आपके आर्टिकल में मेंशन है। अब जब मैं आपको आर्टिकल बोल रहा हूं, जैसे हमारे किताबों में क्या होता है, चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अलग अलग आर्टिकल में आपके अलग अलग मुद्दे, अलग अलग चीजें मेंशन होती हैं। और जितनी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं, जितनी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उन सबको आप बोलते हो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यानी अगर किसी भी चीज का आर्टिकल है, अगर आपको पता है कि प्रेसिडेंट का मेंशन हमें मिलता है आर्टिकल 52 में, इसका सिंपल मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर पीएम का मेंशन मिलता है आर्टिकल 74 में, अगर वाइस प्रेसिडेंट का मेंशन मिलता है आर्टिकल 63 में, तो आपको पता होना चाहिए कि जिनका मेंशन मिलेगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारे हमारे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। परफेक्ट, ठीक है। चलो, तो बस पहले ये चीज ध्यान रखना। अब हम शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, एक वो टॉपिक से खूब सवाल आता है। तो सीडीएस की पॉलिटी आप यहां नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो एफकेट की पॉलिटी, जो कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सवाल पूछता है, चाहे वो स्पीकर का टॉपिक हो गया, आपके पार्लियामेंट का टॉपिक हो गया, उसके अलावा हमारा टॉपिक होता है एक बहुत फिक्स टॉपिक आपका होता है अटॉर्नी जनरल का, सीएजी का, राइट। यहां से दोस्तों सवाल आपके खूब आते हैं। चलो, तो ये आपकी पहली कैबिनेट है। जैसे आज आप देखते होंगे कि आज हमारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, राइट। एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं, मैक्सिमम 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की स्ट्रेंथ का 15% लोग ही मैक्सिमम मिनिस्टर बन सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप जिसका मन होगा उसको आप बना दोगे मिनिस्टर। सो केवल 15% लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और राज्यों में भी सेम है, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ योर असेंबली। और जो आपकी यूटीज होती हैं, जिन यूटीज में असेंबली है, वहां मैक्सिमम 10% लोग ही बन सकते हैं, 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ योर यूटी, या स्ट्रेंथ ऑफ योर असेंबली ऑफ योर यूटी। जो राज्यों में असेंबली होती है उसके 10% लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं। जैसे दिल्ली में अगर 70 सीट हैं, तो 70 का हो गया 10%, 7। तो दिल्ली में मैक्सिमम 7 लोग ही मंत्री बन सकते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। ध्यान रखना, इसमें सीएम इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट कई बार पूछे गए आपसे, कितने परसेंट लोग मिनिस्टर हमारे बन सकते हैं, ठीक। ओके ओके, हारमोनी जो भी आपका नाम है, ठीक है, चलेगा। सो दोस्त, ये हमारी पहली कैबिनेट है। अब अगेन स्टैटिक क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहां से। पहली कैबिनेट का मतलब कि आपको थोड़ा बहुत टाइमलाइन पता होगा कि 1947 में क्या हुआ, 48 49 में क्या हुआ, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, है ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ये थोड़ा बहुत टाइमलाइन होपफुली आपको पता होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वहां पर हैं, अपने आप को इमेजिन करो कि आप 1947 48 के आसपास हो, ठीक है। तो जब यार अंग्रेज यहां से गए, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा डिबेट ये शुरू हुआ कि यार देश चलाएगा कौन, राइट। तो जो हमारी पहली कैबिनेट बनती है उसमें किसको क्या रोल मिला, दैट इज मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले आपके पीएम हमारे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, यही थे हमारे विदेश मंत्री। इसके अलावा होम मिनिस्टर या आईटी मिनिस्टर थे हमारे वल्लभ भाई पटेल साहब। फूड मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी। एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई जी। फाइनेंस मिनिस्टर आर के समुगन शेट्टी जी हमारे, राइट। लॉ मिनिस्टर अंबेडकर साहब थे। लेबर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ध्यान रखना, सरदार बलदेव सिंह जी थे। हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर, एंड शी वाज आल्सो द फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर। यह सवाल भी कई बार पूछा गया है, पहली फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी हमारी राजकुमारी अमृत कौर है, ठीक है।
तो ये हमारे वो पहला कैबिनेट है, पहले मिनिस्टर्स हैं। जैसे आज के दिन पीएम कौन आपको पता है, आज के दिन हमारे होम मिनिस्टर कौन हमें पता होता है, ऐसे ही पहली कैबिनेट जो हमारी थी आजादी के बाद, उस टाइम पर कौन था, किसको क्या क्या रोल मिला हुआ था दोस्तों, ये याद रखना पड़ेगा आपको। यहां से पूछता है सवाल, ये हिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप और यहां भी आप पढ़ते हो, ठीक है। सुराज कुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर, और सरदार बलदेव सिंह जी हमारे थे पहले डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये हो गया पहली चीज। अब यहां मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे का पूरा प्रोसेस क्या था, राइट। चलो ध्यान से देखना। पहले बात तो जनता बहुत कंफ्यूज रहती है दो वर्ड्स में, कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था, और ये भी एक पीवाईक्यू है आपके एफकैट का। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था दोस्तों 26 नवंबर को ही, 26 नवंबर 1949 को ही हमने अडॉप्ट कर लिया था। और कोई पूछे आपसे हमने इन्फोर्स कब किया था, हमने इन्फोर्स कब किया था, तो हमने इन्फोर्स किया था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को। तो ये दो डेट प्लीज ध्यान रखेंगे, राइट। ऑल्सो हमें पता है कि हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया में सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो भारत का ही है। टोटल 395 आर्टिकल हैं हमारे, 395 आर्टिकल। जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ तो उस टाइम पर 395 आर्टिकल हमारे थे, ओके। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये जो आपका ये है, इसका सील हमने किसको डिक्लेयर किया था, इसका सील था हाथी, एलिफेंट को हमने सील बनाया था एक, ठीक है। तो अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूं, या पूरा प्रोसेस टाइमलाइन में आपको बताता हूं, वो बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में पूछेगा बिल्कुल आपसे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या हुआ कि जब अंग्रेज यहां पर थे तो एक मांग उठ रही थी कि यार पहली बात तो तुम लोग छोड़कर जाओ, और दूसरा हमारे देश के जो रूल्स वगैरह होंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे। बहुत ऑब्वियस है कि अगर देश हमारा है तो हमारे देश के रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या होंगे वो डिसाइड हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1934 के ईयर में क्या होता है, 1934 में एक भाई साहब थे, उनका नाम था एम एन रॉय। एम एन रॉय ये पहले बंदे थे इन्होंने डिमांड किया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, ही डिमांडेड कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इन्होंने बोला कि यार एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसमें जो मेंबर होंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। और फिर 1940 में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। एक अगस्त ऑफर करके आया था आपका, अगस्त ऑफर आया था 1940 के आसपास, और जिसमें इस बात को अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर लिया। और अंग्रेजों ने यह बोला कि अच्छा एक काम करो, तुम लोग हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दो, उसके बाद फिर हम आपको ये दे देंगे। उस टाइम पर आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू होने वाला था, ठीक है। तो अंग्रेजों की ये डिमांड थी कि यार भारतीय लोग हमारा साथ दें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उसके बाद फिर हम लोग आपको दे देंगे आजादी, ठीक है। ये वहां से स्टार्ट हुआ। फिर 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक, ध्यान सुनना, ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री का पोर्शन है लेकिन स्टिल ये पॉलिटी में आता है। सो 1946 में क्या होता है दोस्त, 1946 में आता है एक हमारा कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, ठीक है। ये क्या करता है, कैबिनेट मिशन प्लान ये प्रपोज करता है कि अच्छा ठीक है अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है, तो अब हम एक काम करते हैं आपके लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना देते हैं, ठीक है। तो ये बात बोली कैबिनेट मिशन प्लान ने। तो इसने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स मेक अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर यू गाइस। तो एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जाने की घोषणा की गई। अब ध्यान रखना इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इनिशियली टोटल थे हमारे, ये नंबर याद रखना, इनिशियली हमारे टोटल थे 389 सीट्स, 389 लोग थे, 389 सीट्स थी आपकी इनिशियली, ठीक है। अब जैसे आज के दिन आप लोग देखते होंगे ना, आज के दिन हमारे कुछ राज्य हैं, कुछ यूटीज हैं। यूटी का मतलब क्या होता है, जो कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, ठीक है। सर ये स्लाइड मस्त लग रही है, अरे पढ़ लो यार प्लीज स्लाइड मस्त छोड़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। एक क्लास में हो जाएगी पॉलिटी, ये सब क्या पूछ रहे हो यार, पढ़ लो यार, ठीक है। प्लीज फोकस करो पढ़ाई पर, डिस्टर्ब मत करो यार प्लीज, ठीक है। तो एक में होगी, दो में होगी, तीन में होगी, चार में होगी, वो फर्क
उससे कोई नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फर्क पड़ेगा कि आप सीख क्या रहे हो और जितनी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो अगेन, पढ़ाने में कोई बड़ा स्किल नहीं लगती, लेकिन द पर्सन शुड बी अवेयर कि किस एग्जाम की डिमांड क्या है। अब मैं अगर आपको पॉलिटी पढ़ाने बैठूं ना, तो मैं तो तुम्हें 10 घंटे पढ़ा दूं पॉलिटी, देखा भी आपने पढ़ाते हो मुझे सीडीएस के लिए। बट यहीं पर आता है एक्सपर्टीज कि हाँ यार, एफकेट के लिए कैसे आपको छांटना होता है। आपको पता है जितनी चीजें मैंने आपको बताई यहां पर, जितनी चीजें मैंने रिलेट किया है, सारे आपके एफकेट के पीवाईक्यूज हैं सारे। तो इसलिए फोकस करो उस पर, ठीक है। चलो, सो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का निर्णय हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के बाद, ठीक है। तो इनिशियली कंस्टिट्यूएंट असेंबली को समझो जैसे मान लो आज के दिन लोकसभा, ठीक है, ऐसे मान लो। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आपके 389 लोग थे। अब इसमें से 292 आते थे फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस, जैसे आज के राज्य मान लो वैसे, ठीक है। सो 292 मेंबर आपके आते थे फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है। 93 आते थे फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, उस टाइम पर राजा महाराजा भी थे ना। सो प्रिंसली स्टेट से आते हैं 93, और उसके बाद 4 लोग आपके आते हैं फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, यहां से आए 4 लोग। तो ये टोटल दोस्तों हमारे 389 सीट्स थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। अब इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो मेंबर्स चुने गए उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट हुआ। सो देयर वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन, इन लोगों का चुनाव हुआ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे ये बताओ मुझे, क्या आप लोग डायरेक्ट चुनते हो प्रेसिडेंट को? क्या हम लोग प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालते हैं दोस्तों? आपने कभी डाला है? नहीं डाला होगा, ठीक है। आप जिन विधायकों को चुनते हो, आप जिन एमएलए को चुनोगे, आप जिन एमपी को चुनोगे, वो लोग जाकर फिर वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में, ठीक है। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का भी दोस्तों इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन था वो पॉपुलेशन के स्ट्रेंथ के बेसिस पर था। पॉपुलेशन किसकी ज्यादा, उस हिसाब से उसको उतनी सीटें दी गई थी, राइट। ये चीज ध्यान रखना, बढ़िया, ठीक है, ओके। बिल्कुल, उसको आप बोलते हो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इनडायरेक्ट इलेक्शन को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है भाई, ओके। तो ये था। अब जितनी भी उस टाइम की कम्युनिटीज थी, जनरल, मुस्लिम, सिख, जितने भी थे, सबका रिप्रेजेंटेशन था, ओके। सबका रिप्रेजेंटेशन था इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, विमेन का भी था। यानी जितनी भी उस टाइम पर जितनी कम्युनिटीज थी, सभी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलता है आपके कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, ये चीज ध्यान रखना, ओके, परफेक्ट। तो ये 389 सीट पर होता है चुनाव, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम सीटें जीतता है कौन? कांग्रेस, ऑब्वियसली कांग्रेस ने जीता मैक्सिमम सीट। लेकिन उसके बाद फिर इसमें बहुत सारे पंगे हुए, मुस्लिम लीग छोड़कर गई एंड बाकी सारी चीजें आप पढ़ते हो हिस्ट्री में फिर, ठीक है, कि मुस्लिम लीग को क्या वो थी, क्या उनको दिक्कत थी, राइट, वो लोग छोड़कर चले गए, बाकी सारी चीजें आपकी। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना आप आगे जाकर कि पहली मीटिंग जो हमारी हुई थी इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो दोस्तों हमारी पहली मीटिंग थी, पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट हमारे थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था भैया। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी दोस्तों हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बना आपको पता है? परमानेंट प्रेसिडेंट या उसके बाद हमारे बनते हैं दोस्त कौन? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी। गौरव मुझे आइडिया नहीं यार इसके बारे में, राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है भाई। तो ये चीज ध्यान रखना, ओके। अब एक दो पद और ध्यान रखो कि परमानेंट प्रेसिडेंट आपके ये हो गए, वाइस प्रेसिडेंट ध्यान रखना, इसमें दो दो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो पहले का नाम बस याद रखो कि आपके हमारे एच सी मुखर्जी थे एक, एच सी मुखर्जी वॉज दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली। और इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे?
एडवाइजर थे हमारे बीएन राव। आप लोग भी कमेंट में लिखो जिनको आता है, ठीक है। बीएन राव जी। और एक और चीज, कल दिन में या जब भी हो ग्रुप में चैट्स ऑन रहा करें तो रिलेट किया करो आपस में, ठीक है। अभी जीएस आपने इतना पढ़ लिया है, बिल्कुल करंट अफेयर की क्लास भी इसी हफ्ते है आपकी यार। करंट अफेयर की क्लास भी इसी हफ्ते। 500 जीके बना रहा हूं भाई, रुक जाओ यार, सब एक साथ करोगे क्या? 500 जीके हम लोग करेंगे 20 तारीख के बाद, ठीक है। चलो, वो तो एकदम लास्ट में होगा, चेरी ऑन द केक वाला सीन होगा उसका। तो मेरे भाई ये चीज याद रखो कि आपकी ये सारी चीजें हमारी हुई, ठीक है। अब इसी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग कमिटीज थी, ठीक है। अलग अलग दोस्तों हमारी क्या थी, कमिटीज। कमिटीज का मतलब क्या हुआ? कमिटीज का मतलब यार ये हुआ कि जैसे मान लो आप देश के लिए रूल बना रहे हो, संविधान बना रहे हो, राइट। तो आपको अलग अलग लोग चाहिए ना, अलग अलग एक्सपर्टीज वाले आपको लोग चाहिए जो आपको गाइड कर पाए। तो ऐसे आपकी अलग अलग कमिटीज थी। जैसे एक कमिटी थी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, ड्राफ्टिंग कमिटी, जो आप पढ़ते हो। सो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? पूरा हर एक चीज ड्राफ्ट करना, संविधान बनाना, राइट। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? अंबेडकर साहब, बी आर अंबेडकर साहब। इसके बाद यूनियन कमेटी। एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी कमेटी में यूनियन नाम आपको दिखे, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जितनी भी कमेटी में आपको यूनियन नाम दिखे, समझ जाना उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। उसके हेड थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। खत्म। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो ध्यान रखना है अपने आप को, कि हमारा संविधान बनाने में लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और उस टाइम पर कॉस्ट लगभग 6.5 करोड़ का आया था। सोचो 1950 में 6.5 करोड़ कितना होता है, आप खुद ही समझदार हो। राइट, मैं क्या बोलूं। ठीक है, चलो। अब इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना, जिसके बारे कई बार एमसीक्यू में सवाल आया है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आया है। प्लीज ध्यान रखना, जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी दोस्तों, जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट वॉज पार्शली इलेक्टेड। ये पार्शली इलेक्टेड थी। कुछ लोगों का चुनाव हुआ था और कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया था। सो इट वॉज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड, ध्यान रखना। इसके अलावा मुझे बताओ, इलेक्शंस कैसे हुए थे? जल्दी। इलेक्शंस आपके कैसे हुए थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, ठीक। हमारे इलेक्शन हुए थे इनडायरेक्ट। खत्म। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान में रखना है। अब मैं समराइज कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको नीचे लेके आऊंगा फिर से, ठीक है। देखो, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन जो आज के दिन हम देखते हैं कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज लाइक अ रूल बुक, कि देश या हमारी डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, या किस किस किन चीजों पर जीवित रहेगी, राइट। वो सब चीज का मेंशन हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। तो पहले हमने देखा कि जो हमारी पहली कैबिनेट थी, आजादी के बाद जो हमारी पहली कैबिनेट बनी, उसमें किसको क्या रोल मिला। उसके बाद फिर आपका 1946 सॉरी 49 से स्टार्ट होता है आपका ये काम, कि ये काम करते हैं, चलो हम लोग अपना संविधान खुद बनाते हैं। उसके लिए एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसमें स्टार्टिंग में 389 लोग थे। लेकिन जब पार्टीशन हो गया, पार्टीशन के बाद क्या होता है, जो पार्टी मतलब पहले उसमें 1947 में जब ये डिसाइड हो रहा था कि हाँ यार आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया था, तो ये था कि यार देखो 389 लोग होंगे। लेकिन जब बीच में आजादी हो गई, बीच में क्या हुआ, बीच में हम आजाद हो गए, बीच में पार्टीशन हो गया, राइट। बीच में हो गया पार्टीशन, तो पार्टीशन के बाद ये 389 से आ गया है 299 पर। इसकी जो स्ट्रेंथ थी हमारी वो आ गई 299, बिकॉज जो लोग पाकिस्तान से थे वो लोग चले गए वहां पर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद इस असेंबली के बारे में खास बात क्या है, कि इसमें हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन था। मेंबर्स का जो इलेक्शन हुआ था वो इनडायरेक्ट हुआ था। कुछ लोग का इलेक्शन हुआ था, कुछ लोग नॉमिनेट किए गए थे, राइट। खत्म। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन, परमानेंट कौन, वाइस प्रेसिडेंट कौन, एडवाइजर कौन, राइट। सारी चीजें क्लियर। तो क्या आपको सारी चीजें क्लियर हैं पहले बेसिक अबाउट हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली दोस्तों? मैंने कहीं कुछ उल्टा लिख दिया क्या? हम्म। क्या उल्टा लिखा है?
64 लाख होगा, एक सेकेंड। कॉस्ट ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, 6.4 करोड़ था यार ये तो। अबे तो सही तो लिखा है भाई। यार कहीं इसमें 1 जीरो गलत लिखा हुआ है, ऐसा कह रहे हो? 6.4 करोड़ था यार, कब 64 लाख? दोनों सही है क्या? चलो ठीक है। वही कुछ कंफ्यूजन होगा मिलियन वगैरह में, पता है, मिलियन को कन्वर्ट कर रहे होंगे वो लोग, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। चलो आई चेक। तो ये चीज ध्यान रखना। कनिष्का उसका मतलब ये है कि कुछ मेंबर्स को डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया गया था और कुछ मेंबर्स का इलेक्शन हुआ था। जिनका इलेक्शन हुआ था दैट वाज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है कि उस टाइम पर लोकल लेवल पर जो नेता थे, राइट, उन्होंने खाली वोट डाला था, जनता ने वोट नहीं डाला था। जैसे आज के दिन इफ वी हैव टू इलेक्ट प्रेसिडेंट, देन इट इज एमपी एंड एमएलए जो वोट करते हैं, हम लोग वोट नहीं करते। ठीक है। खुशी जी, 64 लाख इज नॉट इक्वल्स टू 6.4 करोड़। एक ने बताया है मुझे कि 64 लाख ही तो 6.4 करोड़ होता है। वाह। तो एक काम करो तुम, मैं आपको 64 लाख देता हूं, आप मुझे 6.4 करोड़ दोगे? कौन है जो इस ऑफर को ले रहा है? खुशी जी, देंगे आप? चलो तो ये चीज ध्यान रखो भाइयों। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पर भाई क्या मैथ पढ़ रहे हो यार तुम लोग। अब यहां पर वही सारी बातें लिखी गई हैं, मैंने आपको बताया। एम एन रॉय ने बोला था, कांग्रेस ने डिमांड किया था, फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के बेसिस पर पूरा डिमांड किया, डिमांड को एक्सेप्ट किया गया, क्रिस प्रपोजल, फिर आपका कैबिनेट मिशन प्लान आता है जिसने इसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है। अब ये पूरी टाइमलाइन है जो मैंने आपको बताया था, वही सारी चीजें हैं। इफ यू वांट टू रीड आप कर सकते हो, वरना मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बस इसमें एक दो चीजें और ध्यान रखना कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राइट, नेशनल फ्लैग को असेंबली ने एक्सेप्ट किया था 22 जुलाई को। ये डेट बहुत जरूरी है। जो मैंने ऊपर आपको दो डेट पढ़ाई थी ना अभी, कि हमारा एक्सेप्ट कब किया गया, कमिंस कब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया, उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा करो कि हमारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया। तो नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया है 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई को हमने दोस्तों नेशनल फ्लैग को हमारे अडॉप्ट किया है, ध्यान रखना। आ जाओ। अब इस सारी बातें वही हैं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। देखो, उस टाइम पर जितने आपके सेक्शन थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, सबको दोस्तों रिप्रेजेंटेशन मिला था। सबको मिला था रिप्रेजेंटेशन। आ जाओ। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वर टू बी अलॉटेड इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। यानी जहां पर जिसकी जितनी पॉपुलेशन थी, ऑन दैट बेसिस सीटों का बंटवारा हुआ था। पार्शली इलेक्टेड थी, पार्शली नॉमिनेटेड थी। जो लोग प्रिंसली स्टेट के लोग थे वो लोग नॉमिनेट होकर आए थे, और जो ब्रिटिश प्रोविंस के लोग थे उनका इलेक्शन हुआ था हमारा। और कैसे हुआ था? इनडायरेक्ट हुआ था। वही सारी बातें हैं यहां पर। चलो, तो ये होपफुली आपको बढ़िया से क्लियर होगा कैसे हमारा बना था। और ये कुछ डेट्स भी दोस्तों यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट। अब एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे, और बाद में दोस्तों इसी को हमने अमेंड करके प्रेमबल बना दिया था, राइट। प्रेमबल अभी आप आगे पढ़ोगे। सो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारा फंडामेंटल हमारे क्या हैं, हमारे फिलॉसफी क्या है, राइट। उसमें ये बातें लिखी गई थी कि यार हम लोग गारंटी करेंगे भारत के नागरिकों को जस्टिस। वही बातें जो आप प्रेमबल में पढ़ते हो। अभी प्रेमबल आगे आएगा। तो जो हमारा प्रेमबल है वो कहां से आया था? वो प्रेमबल हमारे इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया था। यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था दोस्तों, उसी को हमने क्या किया था? उसी को हमने प्रेमबल में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे। आ जाओ नेक्स्ट। चेंजेस मेड बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब देखो, आप खुद सोचो, 1947 में जब अंग्रेज चले गए, ठीक है,
जब भैया जी अंग्रेज चले गए, ठीक, अब एक देश बचा। ये मान लो एक देश है, हम हैं। अब हमारे पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, यानी हम अपने रूल्स बनाएं आगे के लिए। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि अभी करंट में भी तो सरकार चलनी चाहिए ना। करंट में भी तो आपको देश संभालना है ना। यानी जब 1947 में हम लोग क्या हुए, 1947 में जब हम लोग आजाद हुए, उसके बाद 47, 48, 49, इन सालों में भी तो सरकार की नीड थी ना। इन सभी ईयर्स में भी तो कोई होना चाहिए ना जो देश को चलाए। 1950 के बाद हमारा रूल बन गया अलग से, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले जो 2 साल हैं, 2 ढाई साल हैं, उसमें भी तो हमें चाहिए था ना कोई सरकार। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनी, उसके दो काम थे। एक काम था नया संविधान बनाना, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और उसी का दूसरा काम था नॉर्मल लेजिस्लेचर वाले काम को परफॉर्म करना, यानी कि नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग कराना देश में। तो जब भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह आपस में उसकी मीटिंग हुई, तो उसके चेयरमैन थे जीवी मालंकर। और जब भी वो संविधान को ड्राफ्ट करने या संविधान को बनाने के लिए उसकी मीटिंग हुई, तब उसके चेयरमैन थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कहने का मतलब दोनों काम थे हमारे उसी एक असेंबली के। पता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंपेयर कर लो जो आज की सरकारें होती। जैसे आज के दिन अगर मान लो देश में सरकार है, वो सरकार कैसे है? बिकॉज उनके पास लोकसभा में क्या है, मेजोरिटी है। तो अगर आज के दिन आपको देश में सरकार बनाना है, तो आपको लोकसभा में चाहिए होती है मेजोरिटी, ठीक है। सिमिलरली उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी लोग थे आपके। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग दो काम करते थे। एक तो उस टाइम पर देश कैसे चले वो सारे रूल्स डिफाइन करना, और दूसरा आगे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो जब उसकी मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेकर, देन उसको प्रिसाइड किया हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने। और जब उसकी मीटिंग हुई बाकी काम करने के लिए दोस्तों, देन उसको प्रिसाइड किया जीवी मालंकर साहब, ठीक है। बिल्कुल स्नेहा कह सकते हो। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना। बाकी वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई आगे। चलो ये देख लो। अपार्ट फ्रॉम क्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पासिंग रेगुलर लेजिस्लेशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो अंडरटूक द फॉलोइंग टास्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेटिफाई किया भारत ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप। ये क्या होती है? कॉमनवेल्थ इज बेसिकली ग्रुपिंग ऑफ ऑल दोज कंट्रीज जो कि कभी ना कभी यूके के अंडर रहे हैं, अंग्रेज के शासन के अंडर रहे हैं। दूसरा, अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग। नाउ दिस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने दोस्तों अपना नेशनल फ्लैग 22 जुलाई को अडॉप्ट किया था 1947। इसके अलावा 24 जनवरी को हमने अपना नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया था। क्या आप मुझे बता सकते हो हमारा नेशनल सॉन्ग पहली बार कब गाया गया था? पहली बार हमारा नेशनल सॉन्ग कब गाया गया था? कौन से सेशन में कांग्रेस के? कलकत्ता सेशन में। वेरी गुड, ध्यान रखना, कलकत्ता सेशन में दोस्तों गाया गया था, ठीक है भाई। चलो, तो यहां वही बातें लिखी गई आपको समझाया मैंने अभी तक। देख लो पहला सेशन कब हुआ, फाइनल कब हुआ। टोटल 2 साल लगे, 11 महीने लगे और 18 दिन लगे। तो सारे फैक्चुअल चीजें दोस्तों आपसे पूछ लेता है। चलो, ये कमिटी जो मैं आपको बता रहा था, किसी भी कमिटी में अगर यूनियन या स्टेट वर्ड आपको दिख जाए, तो उस कमिटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा स्टीयरिंग कमिटी के हेड थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। इसके अलावा माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इसके हेड थे सरदार पटेल साहब। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है जिसका नाम आप जानते हो, ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसका काम था ड्राफ्ट करना हमारे संविधान को। और इसके हेड थे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब। नाउ इस कमिटी के बारे में आप अलग से पढ़ते हो, ठीक है। तो किसी भी कमिटी के नाम में अगर यूनियन दिखे, स्टेट दिखे, देन आंख बंद करके जवाहरलाल नेहरू टिक कर देना। और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हमारे अंबेडकर साहब थे। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में ध्यान रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी में आपके 7 लोग थे। अंबेडकर साहब चेयरमैन थे, गोपाला स्वामी अय्यनगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव
एंड टीटी कृष्णामाचारी, इन दोनों ने रिप्लेस किया था बीएल मित्तर और डीपी खेतान को, जिनकी डेथ हो गई थी उस टाइम पर। एक बार इसको फिर से पढ़ो, दो बार इसको फिर से पढ़ो, बिकॉज यहां से एक सवाल मिलेगा आपको कि इनमें से कौन बंदा है, कौन है जो कि पार्ट नहीं था हमारे ड्राफ्टिंग कमिटी का। सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी आपके संविधान की यही थी। जल्दी से रीड करो, दो बार, तीन बार, चार बार करो। ओके, अब देखो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखो यहां पर, हमने अपने संविधान को अडॉप्ट कब किया था, जल्दी बताओ। 26 नवंबर को किया था। इसी को हम बोलते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग मनाते हैं कब, ये हम मनाते हैं 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब हमें पता है कि हमारी सारी चीजें जो पिक्चर में आई थी या इन्फोर्स हुई थी या कमेंस हुई थी, वो हुई थी 26 जनवरी से, ठीक है। यानी सारी चीजें आपकी हमारी कमेंस कब से हुई थी, शुरुआत कब से हुई थी, 26 जनवरी की। लेकिन कुछ चीजें आपकी ऐसी थी जो कि 26 नवंबर को ही रूल लागू हो गए थे। यानी कुछ आपके ऐसे रूल्स थे जो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, 26 जनवरी तक का वेट नहीं किया गया था, राइट। तो वो मैं आर्टिकल्स आपको यहां बता रहा हूं या वो चीजें आपको बता रहा हूं। पहली चीज, नागरिकता की चीजें, सिटीजनशिप की चीजें आपकी, यानी आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक। नंबर 2, इलेक्शंस की चीजें हमारी, चुनाव की चीजें, ठीक है, इलेक्शंस की चीजें। नंबर 3, प्रोविजनल पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये वो सारी हमारी चीजें थी जो कि 26 नवंबर से ही पिक्चर में आ गई थी, एंड बाकी सारी चीजें 26 जनवरी से दोस्तों हमारी स्टार्ट हुई। आपके हायर एग्जाम्स में पूछता है, समझे। इसकी ट्रिक बनाई थी मैंने, कृष्णा से रिलेटेड नेम है एक्सेप्ट दो नेम, अंबेडकर एंड सैयद मोहम्मद, जो भी है पता नहीं भाई, माधव कृष्णा, हाँ ठीक है, के एम मुंशी भी कृष्णा मान लो, अलादी कृष्णा यहाँ भी हैं, गोपाल भी कृष्णा का ही नाम है, अंबेडकर साहब एंड मोहम्मद सदुल्ला साहब, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि 5 नाम तो कृष्णा से जुड़े हुए हैं, 5 नाम में आपको कृष्णा का नाम मिल जाएगा, कृष्णा, माधव, गोपाल, कृष्णा, कृष्णा मुंशी। बस 2 नाम और याद रखना, अंबेडकर जी का और सदुल्ला का, सदाउल्ला। चलो जी, अब ये हमने कौन कौन से फीचर्स कहां से बोरो किए, मैं इसके लिए कुछ ट्रिक सिखाता हूं आपको, राइट, जो पूछ सकता है आपसे परीक्षा में और यहां से सवाल आते हैं आपसे। तो हमने जो हमारे जो सोर्सेज हैं, राइट, हमारे जो सोर्सेज हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, यानी कौन सी चीज हमने कहां से बोरो किया है, राइट, वो अपने को याद करना है। तो पहली चीज ध्यान रखना, जो चीज, ध्यान सुनना, जो चीज आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाए, वो सारी चीजें हमने कनाडा से लिया था, ठीक है। यानी जो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रही हो, वो सारी चीजें हमने लिया था फ्रॉम कनाडा, ठीक। दूसरा, यूके, सबसे आसान याद कर रहा है यूके का। यूके का आसान क्यों है, क्योंकि यूके में प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट की हमारी जितनी चीजें हैं, यूके में दोस्तों पार्लियामेंट से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी चीजें हैं, वो सब हमने लिया था फ्रॉम यूके। और यूएसए से हमने क्या लिया था, यूएसए से हमने लिया था मेन फंडामेंटल राइट एंड सुप्रीम कोर्ट का पावर, सुप्रीम कोर्ट का पावर एंड फंडामेंटल राइट, ये आते हैं फ्रॉम यूएसए। तो जितनी भी सॉफ्ट चीजें थी वो यूके से आई थी, जितनी भी चीजें हार्ड है या जिनको चेंज करना मुश्किल है, वो चीजें आई थी फ्रॉम अमेरिका।
अब ये भाई आप रीड कर करके याद करो, लिख लिख कर याद करो, लेकिन याद रहे। वैसे आसान है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। तो यूके से हमने लिया पार्लियामेंट वाली चीजें कि भाई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी। जैसे दुनिया भर में कई जगह पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है गवर्नमेंट का। जैसे यूएसए में क्या है, यूएसए में प्रेसिडेंट बॉस है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में पार्लियामेंट बॉस है, राइट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, ये बात हमने लिया यूके से। रूल ऑफ लॉ होगा, मतलब कि सबसे ऊपर लॉ होगा, ये बात हमने लिया फ्रॉम यूके। ठीक है, सरकारें कैसे काम करेंगी ये चीज भी हमने लिया यूके से। सिंगल नागरिकता होगी, ये तो बहुत आसान है याद करना। यूएसए में दोस्तों 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स। वहां पर आपके पास होती है डुअल नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप। आप यूएसए के भी नागरिक हो और उस राज्य के भी नागरिक हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में आप खाली भारत के नागरिक हो। आप चाहे बिहार में रहो, पंजाब में रहो, यूपी में रहो, कहीं रहो, आप केवल और केवल भारत के नागरिक हो। इसी को बोलते हैं सिंगल नागरिकता। तो यूएसए में है डुअल सिटीजनशिप, लेकिन यूके में है सिंगल सिटीजनशिप। तो हमने यूके से लिया है सिंगल नागरिकता। इसके बाद कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, पार्लियामेंट कैसे चलेगा, दो दो हाउस होंगे, ये सारी चीजें हमने लिया फ्रॉम यूके। देन फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट होगा या कोर्ट आपके होंगे इंडिपेंडेंट। कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होगा, मतलब कोर्ट चाहे तो जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है या खुद के जजमेंट को भी रिव्यू कर सकता है। प्रेसिडेंट को आप इंपीच कैसे करोगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव कैसे करोगे, वाइस प्रेसिडेंट का पद, ये सारी चीजें हमने बोरो की हैं फ्रॉम यूएसए। तो भाई यूके, यूएसए और हमारे 1935 का एक्ट, ये तीन चीजें हैं जहां से हमने मैक्सिमम चीजें बोरो की हैं। तो इन तीन चीजों को प्लीज ध्यान रखना। अब जो हमारा खुद का 1935 एक्ट था, उससे हमने बोरो किया था फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का मतलब पता क्या होता है? फेडरल स्कीम का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। इसका मतलब होता है पावर का बंटवारा। इसका मतलब कि फेडरल फीचर होता है वो फीचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को और राज्य की सरकारों को इक्वली स्ट्रांग बनाए। जैसे आज के दिन आप देखते होंगे कि राज्यों में भी हमारी सरकार होती है, यूपी में एक अलग सरकार है, बिहार में अलग सरकार है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, नो डाउट, लेकिन राज्य की सरकारों के पास भी पावर है। सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकता ना। अब जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, लेकिन रिकॉर्डिंग कौन अपलोड करेगा? आपकी एडमिन साहब करेंगे। इसी को बोलते हैं पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। कि अगर सारी पावर मेरे पास अभी हो, अगर मान लो सब चीज का एक्सेस मेरे पास हो, तो फिर मैं पढ़ा पाऊंगा? मैं पढ़ा रहा हूं, किसी और का फोन आ रहा है, किसी का डाउट आ रहा है कि हाँ भैया रिकॉर्डिंग नहीं प्ले हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है पावर का। कि अगर आप ही हर काम करोगे तो फिर ग्रो नहीं कर पाओगे, ओके, या फिर चीजें संभाल नहीं पाओगे अच्छे से। तो सेम देश के लेवल पर होता है कि हमने राज्यों में भी सरकारें दे रखी हैं कि भाई आप इस राज्य के सरकार हो, आप इस राज्य का ध्यान रखोगे। यही होता है आपका फेडरल फीचर, जो राज्यों को भी पावर देता है। तो फेडरल फीचर, गवर्नर साहब होंगे हर राज्य में आपके, जुडिशरी होगी, पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। इमरजेंसी के टाइम पर क्या करना है? तीन इमरजेंसी हमारे होते हैं। एक आपकी होती है आर्टिकल 352 में मेंशन होता है नेशनल इमरजेंसी। एक आर्टिकल 356 में मेंशन होता है स्टेट इमरजेंसी, जिसको आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हो। और एक आर्टिकल 360 में होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ध्यान रखना, आज तक देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, स्टेट तो बहुत राज्यों में लगी है, लेकिन कभी भी आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में हमारे नहीं लगी। तो ये सारी चीजें हमने लिया है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। ये क्या होता है? हमारे यहां पर तीन लिस्ट हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरी है हमारी स्टेट लिस्ट, एंड तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने मैटर होंगे उन पर रूल बनाने का हक केवल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट लिस्ट में जितने मैटर हैं उन पर रूल बनाने का हक केवल होता है राज्यों की सरकारों का। अब कभी कभी इमरजेंसी के टाइम पर राज्यसभा कैन ऑल्सो मेक रूल ऑन स्टेट लिस्ट।
ये बात को अलग से नोट कर लो, आपका पीवाईक्यू है। तो मेरे भाई हमारे 7th शेड्यूल में, अभी मैं आपको शेड्यूल पढ़ाऊंगा, 7th शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट मिलती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपके वो सारे मैटर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डील करने होते हैं। स्टेट लिस्ट में वो मैटर होते हैं जो राज्य की सरकारों को डील करने होते हैं। और कंकरेंट लिस्ट में वो मैटर होते हैं जो दोनों के पास, जिसके पास पावर होती है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन आपकी आती है कंकरेंट लिस्ट में, जिसके ऊपर रूल केंद्र की सरकार भी बना सकती है, राज्य की सरकार भी बना सकती है। तो ये आइडिया हमने लिया है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कि एक कंकरेंट लिस्ट भी होनी चाहिए। ज्वाइंट सिटिंग होगी जब कभी मान लो एक हाउस पास कर दे बिल, दूसरा हाउस ना पास करे, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। तो ये आइडिया भी हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ध्यान रखना, मनी बिल में कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाले बिल में कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल में नो ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, चलो जी आ जाओ। आयरलैंड से हमने लिया था डीपीएसपी, जापान से हमने लिया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यूएसएसआर से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज और अपने प्रेम्बल में लिया था जस्टिस वाले सारे आइडियाज। जर्मनी से हमने क्या लिया था कि जब इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पर फंडामेंटल राइट को कैसे सस्पेंड करना है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन 2 फंडामेंटल राइट आपके ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं हो सकते, एंड वो हैं आपके आर्टिकल 20 एंड 21। ये 2 आपके ऐसे फंडामेंटल राइट हैं दैट कैन नेवर बी सस्पेंडेड। देन हमने साउथ अफ्रीका से लिया था कि कैसे अपने को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है। खत्म। तो दोस्त ये याद हो आपको, मैंने एक चीज आपको यहां एक्सप्लेन तो किया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जर्मनी से याद कर सकते हो हिटलर कि उस टाइम पर हिटलर, वहां पर इमरजेंसी खूब लगती थी। तो इमरजेंसी देखो, 2 चीजें हैं, इमरजेंसी के टाइम पर एफआर आपका सस्पेंड होगा, ये बात आई है जर्मनी से। लेकिन इमरजेंसी कैसे लगेगी, ये बातें हमने ली है फ्रॉम अपने एक्ट 1935 से। तो इमरजेंसी प्रोविजंस आता है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, ये बात हमने लिया था फ्रॉम जर्मनी। तो ये सारे हमारे वो मेन मेन आइडियाज हैं जो हमने अलग अलग देशों से दोस्तों बोरो किया था, एंड फिर जाकर हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इसको आप 3 बार 4 बार रीड करोगे, बहुत अच्छे से दोस्तों क्लियर हो जाएगा, और यहां से क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे आपको। चलो नेक्स्ट, फिर प्रेम्बल। आप में से किसी को प्रेम्बल याद है? एनीवन? सबको याद होना चाहिए भाई। सबको याद होना चाहिए, याद है प्रेम्बल? स्कूल में रोज पढ़ते थे। ओके, याद था, फिर भी सीरियस में एक सवाल गलत कर दिया था। कोई बात नहीं। देखो दोस्त, पता है प्रेम्बल इज जस्ट लाइक आपका आइडेंटिटी कार्ड, है ना। जैसे आप अगर कल के दिन जाते हो, आप स्कूल टाइम, आपको याद होगा स्कूल टाइम पर क्या था। स्कूल टाइम पर आपके पास एक ऐसे आईडी कार्ड होता था जिसमें लिखा होता था कि आप फला फला क्लास में हो, आपका रोल नंबर ये है, आपका सेट ये है, सॉरी आपका सेक्शन ये है ना। उसके बाद एड्रेस क्या है, पापा का नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, हाउस कौन सा है, ब्लड ग्रुप क्या है, राइट। सारी आपकी डिटेल यहां पर मेंशन होती थी। ऐसे ही प्रेम्बल होता है। प्रेम्बल इज जस्ट लाइक आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो अगर आपको संविधान नहीं पढ़ना तो आप प्रेम्बल पढ़कर जान सकते हो कि हमारे कोर आइडियाज क्या हैं। चलो पढ़ते हैं। तो प्रेम्बल में ये बातें लिखी गई हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के वासी, हैविंग solemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम बनाएंगे भारत को एक सॉरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब याद करना सीखो, SSSDR। पहले सॉरेन, सबसे बड़ा वाला पहले, सॉरेन सोशलिस्ट, और सेकुलर लास्ट में आएगा। सॉरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका ऑर्डर पूछेगा आपसे परीक्षा में, यह होगा आपका फ्यूचर ईयर क्वेश्चन।
आपसे पूछेगा जरा बताओ प्रेम्बल के हिसाब से क्या करेक्ट ऑर्डर है। तो हम लोग सॉरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं, एंड हम अपने नागरिकों को देते हैं जस्टिस। कौन कौन सी जस्टिस देते हैं? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। हम अपने नागरिकों को देते हैं लिबर्टी, थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ की लिबर्टी, फेथ की लिबर्टी, वर्शिप की लिबर्टी। इक्वालिटी हम लोग देते हैं स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का, और हम प्रमोट करते हैं फ्रैटर्निटी, आपसी भाईचारा। बस। तो सवाल ये बनेगा, इनको लिखने का ऑर्डर क्या है? सवाल ये बनेगा कि जस्टिस कौन कौन से हम ऑफर करते हैं एज पर प्रेम्बल, लिबर्टी किस किस चीज की हम देते हैं। अब मुझे ये बताओ, प्रेम्बल में जो जस्टिस वाली चीजें हैं, ये हमने कहां से बोरो किया था? प्रेम्बल में जस्टिस की चीजें हमने कहां से बोरो किया था? रशिया से बोरो किया था। सीडीएस में आया था ना ये। और बच्चा, तुम्हें मैंने सीडीएस के पहले भी सेम ऐसे ही पढ़ाया था, वो क्योंकि आप याद करते नहीं हो। आपको बस लगता है कितना पढ़ लो, कितना पढ़ लो, कितना पढ़ लो, कितना रिवाइज कर लो, वो आपको हेल्प करेगा। हम्म। अच्छा, और ये हमने लिबर्टी वाली चीजें कहां से ली थी? गुड। तो फ्रांस से हमने लिया था अपने प्रेम्बल में लिबर्टी की चीजें, और रशिया से हमने लिया था जस्टिस की चीजें, एंड देन हमने अपना प्रेम्बल बना दिया। अब मुझे ये बताओ, प्रेम्बल में जितनी चीजें लिखी हैं, उनमें से अगर आपको कुछ नहीं मिलता, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो क्या? कैन यू गो टू कोर्ट? नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रेम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल। एक वर्ड होता है, प्रेम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल। जैसे फंडामेंटल राइट आपके होते हैं जस्टिसिएबल, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ सीधे कि भैया हमको ये वाला एफआर नहीं मिला। बट दोस्तों, प्रेम्बल में जो चीजें आपकी लिखी गई हैं वो जस्टिसेबल नहीं होती, दे आर नॉन जस्टिसेबल। ओके। लेकिन एक सवाल और बनता है कि क्या प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? उसका आंसर ध्यान रखना, हां। प्रेम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। यस, प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अभिन्न अंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो दो सवाल बनते हैं आपके प्रेम्बल से, एक तो ऑर्डर पूछेगा आपसे जो मैंने आपको समझाया, दूसरा ये पूछेगा कि क्या प्रेम्बल जस्टिसेबल है और क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो प्रेम्बल बिल्कुल जस्टिसेबल नहीं है और प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमारे है। अब ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस में दिया था, तो ये चीज ध्यान रखना। बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार नहीं नहीं, प्रेम्बल तो पार्ट है हमारे संविधान का। फिर एलआईसी इंडिया केस में प्रेम्बल ने सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला, एलआईसी इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि हाँ भाई, प्रेम्बल तो बिल्कुल अभिन्न अंग है, लेकिन वो नॉन जस्टिसिएबल है। बस। तो ये तीन केस आपके रिलेटेड हैं प्रेम्बल से। प्रेम्बल आज तक केवल एक बार अमेंड हुआ है। प्रेम्बल दोस्तों हमारा केवल एक बार अमेंड हुआ है, और वो हमने किया था 42nd अमेंडमेंट से 1976 में, जब हमने तीन वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो आज तक केवल दोस्तों एक बार हुआ है। ऐसा लग रहा है जुडिशरी प्रोफेशन में वापस चली गई हूं, आप किसी लॉ प्रोफेसर से कम नहीं पढ़ा रहे हो। ये बहुत मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं, पता है, आपके एग्जाम की डिमांड ही उतनी है। अगर मैं सीडीएस के लिए पढ़ाऊं ना आपको, मतलब बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है यार, पता है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और आप रिलेट कर पाओगे यार कि रियल लाइफ में हो क्या रहा है। सीडीएस में कब पढ़ाऊंगा? सीडीएस में पढ़ाऊंगा यार इसको फरवरी में। चलो, तो दोस्तों ये सारी चीजें आपकी हमारी यहां तक हो गई। ठीक है, तो प्रेम्बल तक याद रखना। देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितनी चीजें पढ़ ले रहे हो, मैं वही बता रहा हूं यार। हर एक लाइन जो मैंने यहां लिखा है, एवरी सिंगल लाइन इज इंपॉर्टेंट, और बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है मैंने हर एक चीज। तो इसको प्लीज रिवाइज करेंगे, और उसके बाद आगे आपको मिलेगा आर्टिकल हमारे।
दोस्तों हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। पहली बात तो पार्ट याद कर लेना। पार्ट वन में हमें मेंशन मिलता है हमारे देश के बारे में कि हमारा देश क्या है और देश की टेरिटरीज कौन कौन सी है। पार्ट टू में नागरिकता की बात हम करते हैं। पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट का मेंशन मिलता है। पार्ट फोर में डीपीएसपी। पार्ट फोर ए में, जिसको हमने बाद में ऐड किया था राइट हमारे 42nd अमेंडमेंट से, इसमें आपको मेंशन मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटी का। पार्ट फाइव में सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। पार्ट सिक्स में हम राज्य की सरकार की बात करते हैं। पार्ट सेवन में हम बात करते हैं आपके बाकी ये आपका हट गया था बाद में वैसे। पार्ट एट में हम यूटी की बात करते हैं। पार्ट नाइन में पंचायती राज राइट, एंड उसके बाद बाकी सारी चीजें। ओके, इलेक्शन की बात ये याद रखना पार्ट हमारे 15 में, ठीक। एंड इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में। तो ये अलग अलग पार्ट हमारे, ये किस पार्ट में है, इमरजेंसी की चीजें ये याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया ये किस पार्ट में है ये याद रखना। इलेक्शन की चीजें किस पार्ट में है ये याद रखना है अपने को, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी एसटी माइनॉरिटी ये किस पार्ट में है ये याद रखना है। सेंटर स्टेट रिलेशन किस पार्ट में है ये याद रखना। पंचायती राज म्युनिसिपैलिटी किस पार्ट में है, यूटी किस पार्ट में है, इसके पहले तो पूरा याद करना है। पार्ट 1 2 3 4 4A 5 6। तो ये पार्ट से सीधे आपको पूछेगा मैच द फॉलोइंग कि कौन से पार्ट में क्या है। सब याद नहीं रखने यार, ठीक है, सब याद नहीं रखने आपको, कुछ ही चीजें याद रखनी है। से नीचे आपको सब याद नहीं रखना, नीचे मैंने आप पर सर्कल किया है, बस वो पार्ट्स आपको याद रखने हैं। चलो, तो कल हम इनके बारे में पढ़ेंगे राइट, और बहुत आसान लगेगा मेरे हिसाब से। एक या दो क्लास और लगेगी, लेकिन हाँ आप पूरा बहुत मस्त तरीके से पढ़ के जाओगे। स्लाइड अच्छी लग रही है? स्लाइड पूरी आपके एफकेट एग्जाम को ध्यान में रख के फिर से बनाई गई है, ये सीडीएस की स्लाइड नहीं है, ठीक है। इसीलिए एकदम आपके टू द पॉइंट, जो आपके एग्जाम की डिमांड है उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए सारे वो की पॉइंटर्स, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ये भी आपका पीवाईक्यू है। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, डीपीएसपी हमारे कौन कौन से हैं, गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अबाउट दादाजी हमारे। पीडीएफ सेंड कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा यार। कंटेंट यार मैं देता हूं, बाकी बनाने के लिए लोग हैं यार। चलो, थैंक यू सो मच। आई होप मजा आया होगा आपको। बड़े पहली क्लास है, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ ये, अभी हमारी पॉलिटी खत्म नहीं हुई है। एक्चुअली एक और क्लास है एनडीए में। सो टाटा बाय बाय। कल मोस्ट प्रोबेबली या फिर परसों, कल ही वैसे खत्म हो जाएगी, या फिर नहीं होगी तो परसों कर लेंगे। कोई रश नहीं है, ठीक है, कोई रश है नहीं, आराम से पढ़ो तुम। लेकिन हाँ, चाहे 2 सवाल आए एग्जाम में, अब 5 आए इस बार, आई होप 5 आए लेकिन हर सवाल करना है। अभी मैं आपको मेन टॉपिक पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट, जहां आप देखोगे मनी बिल क्या होता है, स्पीकर की ड्यूटीज क्या होती हैं, क्या होता है आपका हमारा प्रोटेम स्पीकर, क्या होता है कास्टिंग वोट, हर एक पॉइंट सीखोगे। तो मस्त रिवाइज करके आना, ठीक है। मैथ का क्या करूं रिवाइज, अरे भाई जितना किया है ठीक है। अब लास्ट में बस 2 चीज कर लेना, एक जो भी यूट्यूब पे क्लास होगी वो कर लेना, और एक जो आपके बैच में 200 क्वेश्चन से रिवीजन होगा वो कर लेना, बस और कुछ मत करो, ठीक है। चलो, और आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं, किसको हम बोलते हैं फादर ऑफ लोकसभा, सर्च करके आना कल की क्लास से पहले। बाय बाय, ठीक है।